नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई-कॉम मानवी पर। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आज ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसके बारे में हमारे पास बहुत क्यूरीज आती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क यानी कि ब्रांड आपको कैसे अपना रजिस्टर कराना है और उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आज एक एक करके हम उन सभी का जवाब जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं कि ट्रेडमार्क बेसिकली होता क्या है। ट्रेडमार्क एक तरह से एक सिंबल यानी कि एक निशान है, जैसे कि कोको कोला की बोतल या फिर कोको कोला का जो आपने नाम देखा होगा वो उनका एक ट्रेडमार्क है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ऐसे ही आपने नाइक के जो शूज़ हैं या नाइक के जो कपड़े आते हैं, क्लोथिंग आती है, उसके ऊपर आपने वो जो टिक वाला सिंबल देखा होगा वो उनका ट्रेडमार्क है, यानी वो उनका रजिस्टर्ड किया हुआ नाम है, उसको ना तो कोई कॉपी कर सकता है। और ये जो ट्रेडमार्क होते हैं तो आपको एक तरह से लीगली ब्रांड प्रोटेक्शन देता है, यानी कि आपने कोई चीज़ पैसा रिसर्च करके उसमें कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसे कोई भी दुनिया में कॉपी नहीं कर सकता। तो आज की इस वीडियो में हम ई कॉमर्स के संदर्भ में बात करेंगे कि ट्रेडमार्क लेकर काम करना एज एक ई कॉमर्स सेलर, यदि ट्रेडमार्क लेके काम करने की उसे क्या बेनिफिट उसे मिल सकते हैं। और हमारे साथ जो है आज की पॉडकास्ट में दोस्तों जो ट्रेडमार्क एडवोकेट लॉयर हैं वो हम उनके थ्रू सारे जो सवाल हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। ये इनका काम है। तो जो भी इसमें टेक्निकल जो भी ग्लिच आते हैं रजिस्ट्रेशन करने से लेके और पूरा आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने तक जो भी इसमें दिक्कतें हैं, जो भी क्यूरियाँ हमें रिसीव होती हैं, वो एक एक करके हम सवाल जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ई कॉमर्स से संबंधित वीडियो हमारे इस चैनल पर आती रहती हैं, जिससे आपको दोस्तों ई कॉमर्स के बारे में नॉलेज हम आपको देते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल कि जो ट्रेडमार्क है उसे रजिस्टर कराने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए और इसको रजिस्टर्ड होने में कितना टाइम लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट नितिन अग्रवाल है। भैया का जो सवाल है वो है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड में कराने में कितना समय लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस है और क्या क्या ऑब्लिगेशन है जो कराते वक्त आती हैं। तो देखो सिंपल सा प्रोसेस है। ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने के लिए आपके लिए कॉमन KYC डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल होती है IP इंडिया की साइट पे, ठीक है ना, उस जिसमें गवर्नमेंट फीस 4500 रुपये होती है प्लस प्रोफेशनल फीस होती है। जिस भी आप CA या एडवोकेट से कराओगे, आप डायरेक्ट करते हो तो उसमें आपको DSC चाहिए होगी अपनी, उसके थ्रू आप डायरेक्ट भी फाइल कर सकते हो। उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हो तो उसमें 6 से 6 मंथ से 1 ईयर तक का समय लगता है। ट्रेडमार्क का जो नाम है या सिंबल है जो भी हमने बनाया है वो आप बताएंगे या हमने कोई सोच रखा है तो वो हम आपको बताएंगे, और यदि वो हमें ट्रेडमार्क अप्रूवल उसका मिल सकता है तो उसकी कितने % चांसेस हैं। तो इस सब के बारे में थोड़ा देखिए, बताइए। डिपेंड करता है नेम पे। आप सबसे पहले जाइए पब्लिक सर्च की IP इंडिया की साइट पे, वहाँ पे आप अपना नाम चेक कीजिए। वहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि उससे रिलेटेड कोई नाम पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है या कोई अप्लाई तो नहीं है। तो वहाँ पे आप अपना देख सकते हो कि कौन कौन से ब्रांड रजिस्टर्ड है, कौन कौन से नहीं है। उसके बाद जब उसमें आपको दिखे कि कोई भी ब्रांड आपके नाम से मिलता जुलता नहीं है, तब आप उस नाम के लिए आवेदन कर सकते हो। उसमें चांसेस अच्छे हो जाते हैं मिलने के। मतलब जो भी हमने ब्रांड नेम सोचा है, अपना रिसर्च किया हुआ है, तो पहले उसे हम चेक कर लें, मतलब वो किसी के पास किसी का रजिस्टर्ड तो नहीं है, अप्लाइड तो नहीं है ऑलरेडी। वो जो वेबसाइट है वो बता रहे हैं आप IP इंडिया, हम लास्ट में लिंक में आपको वेबसाइट की लिंक दे देंगे सर्च के लिए, जिसपे आप पब्लिक सर्च पे जाके क्लास अपनी जिस भी क्लास में आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हो उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। अच्छा, मान लीजिए कि मैंने जो प्रोडक्ट सोचा है मुझे नहीं पता है कि उसकी क्लास क्या है, तो वो क्लास में कैसे पता करूंगा? उसके लिए भी हम लिंक दे देंगे, उसकी क्लासिफिकेशन है, उसकी लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हम चेक कर सकते हैं, जिसमें आप या हम चेक कर सकते हैं कि कोई नाम इस नाम से पहले से रजिस्टर्ड है कि नहीं, या कोई अप्लाइड तो नहीं है, या कोई ऐसे चांसेस तो नहीं है जिससे कि हम उस नाम को अप्लाई करें, कोई सिमिलर नाम तो नहीं है कि जिससे नाम पे ऑब्जेक्शन आ जाए। अच्छा, ठीक है ना, तो वो चीज़ हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए ट्रेडमार्क अप्लाई करने, जिस दिन हमने ट्रेडमार्क अप्लाई किया है उस दिन से लेके कितना टाइम उसको रजिस्टर्ड होने में लगता है? देखिए, उसका सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले डिपार्टमेंट, जैसे आपने सबसे पहले एप्लीकेशन लगाई,
एप्लीकेशन लगाने के बाद डिपार्टमेंट सबसे पहले फॉर्मेलिटी चेक पास करता है। वो सिस्टम जनरेटेड होता है, कई केसों में डिपार्टमेंट भी करता है चेक करके। जब आपकी एप्लीकेशन चेक हो जाती है, फॉर्मेलिटी चेक पास हो जाता है, उसके बाद डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनाता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है आपका, एक्सेप्ट भी हो सकता है। अगर आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होता है तो उसके बाद 4 मंथ का टाइम अदर पार्टीज को डिपार्टमेंट देता है, जिसमें अदर पार्टी अपोज कर सकती हैं। ठीक है, वो टाइम निकल जाता है आपका सिंपली, तो उसके बाद आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है, आपको सर्टिफिकेट इशूड हो जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। मतलब मैक्सिमम जो है हाँ, आप मैक्सिमम ये मान लीजिए 6 मंथ से 1 ईयर के बीच का टाइम, आप मैक्सिमम नहीं मिनिमम मान के चलिए 6 मंथ से 1 ईयर का। मैक्सिमम तो अगर कोई ऑब्जेक्शन आ गया या अपोज्ड आ गया तो टाइम ज्यादा भी लग सकता है। मतलब मोटा मोटा 6 महीने से लेके मिनिमम 1 साल। अगर ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें समय लग सकता है, डिपेंड करता है। ऑब्जेक्शन का हम रिप्लाई करते हैं, फिर रिप्लाई के बाद डिपार्टमेंट उसे चेक करता है, उसके रिप्लाई के बाद भी वो एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर प्रोसेस वही होता है 4 मंथ वाला। अगर एक्सेप्ट नहीं होता, डिपार्टमेंट हियरिंग देता है, तो हियरिंग की डेटें भी 1-1 साल में, 2-2 साल में, लॉन्ग टाइम में आती हैं। तो इसलिए उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आपका नाम आप पहले से चेक करके चल रहे हो, ऑब्जेक्शन के चांसेज ही नहीं है, इस तरीके का नाम लेके चलते हो आप लोग, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 टाइम में 6 मंथ से लेके 1 ईयर के बीच आपका रजिस्टर्ड हो जाता है। अच्छा, कोई सेलर चाहे कि भैया जैसे आप हमें कोई ऐसा नाम बता दो जिसमें उनका जो ब्रांड नेम है वो 100% रजिस्टर्ड हो जाए, तो ऐसा कोई रास्ता है? 100% तो कोई भी भगवान नहीं है, लेकिन 99% हम चेक कर सकते हैं कि भैया ये नाम की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। अच्छा, ठीक है, जब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है तो उसे 100% होने में भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन 100% कोई नहीं कह सकता। अच्छा, हाँ, वो ऑब्जेक्शन आ जाए। कुछ चीजें लकवाइज भी होती हैं। नहीं, कोई ऐसी ट्रिक हो कि जिसमें के सिंबल और जो नाम का टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन करके कुछ ऐसा जो वो हम कहते हैं, वो हम 99% ले, 100 हम नहीं बोलेंगे, 100 को भी 100 नहीं बोलते हम लोग। अच्छा, हम 99 ही बोलते हैं उसको भी, लेकिन वो 100 अपना आप हो जाता है। अच्छा, कोई भी ई कॉमर्स सेलर के संदर्भ में यदि हम ट्रेडमार्क को देख के चलें, तो कोई भी ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो यदि वो ट्रेडमार्क लेके उसे करना चाहिए तो उसके क्या उसको बेनिफिट मिल सकते हैं? सर देखिए, ट्रेडमार्क लेके अगर कोई ई कॉमर्स सेलर काम करता है तो सबसे पहली बात, उसके प्रोडक्ट की मैपिंग नहीं लगेगी। मैपिंग क्या होती है, जरा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? सर, मैपिंग ये होती है, जैसे आपने अपने प्रोडक्ट की कोई लिस्टिंग की, आपने अपने पे बहुत पैसा खर्च किया, आपने विजिबिलिटी बना दी अच्छी। अब वो कोई दूसरा सेलर देखता है यार ये तो अनरजिस्टर्ड ब्रांड है, उसको आपका फ्लिपकार्ट हुआ, मीशो हुआ, अमेजोन हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे अपने पोर्टल से आपकी जो प्रोडक्ट आईडी है वो कहीं से भी फाइंड करके पोर्टल से वो डाल के उसको आप अपने पोर्टल पे लिस्ट कर लेगा, आपसे सस्ते प्राइस में उसको बेचेगा। तो जो आपका खर्च किया हुआ पैसा है उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, जो आप एड कॉस्ट लगाते हो उसका बेनिफिट उस दूसरे सेलर को मिल जाएगा, फायदा उसका होगा। अच्छा, तो फिर इससे बेटर आप ट्रेडमार्क लेके काम करो, जिससे कि कोई भी आपके ब्रांड से काम ना कर पाए। या कभी ऐसा होता है कि कोई आपके ब्रांड से काम करता है, तो उस केस में आप उस पर इन्फ्रिंजमेंट फाइल कर सकते हो, जिससे कि उसकी लिस्टिंग ही ब्लॉक हो जाएगी, उसका पैनल ही ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, ये बेनिफिट रहता है। ये बेनिफिट रहता है। अच्छा। और दूसरा, गुडविल बनती है ट्रेडमार्क से। भाई लॉन्ग टाइम से कोई नाम चल रहा है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो कोई भी बंदा देखेगा यार ये तो ब्रांड रजिस्टर्ड है। जैसे टाटा का आजकल टाटा का नाम है, टाटा का आप चेक करोगे रजिस्टर्ड ब्रांड है। मतलब जब टाटा की बात आती है तो लोगों के मन में ट्रस्ट होता है कि ट्रस्ट होता है, तो हम चीजें खरीद सकते हैं। जितना पुराना ब्रांड होता है, और ब्रांड भी तभी बनता है जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा के चलते हो, गुडविल तभी बनती है। कुल मिला के जो ट्रेडमार्क है एक तरह से सोच है ट्रस्ट का, यानी कि जो आपका कस्टमर है और आपके ब्रांड के बीच में एक सोच डेवलप होती है कि ये जो है इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं इस ब्रांड के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूचर में आपका उसके साथ बिजनेस भी ग्रो होता है। ठीक है, दूसरा कोई मैपिंग नहीं कर सकता है आपकी, यानी आपकी जो आपने मेहनत की, जो आपने पैसा खर्च किया, उसका बेनिफिट कोई दूसरा सेलर उठा के नहीं ले जाएगा। अच्छा जी, बताइए कि मान लो मैंने कोई जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड कराया, अब रजिस्टर कराने के बाद उसमें कोई ऑब्जेक्शन आ गया, चाहे वो किसी दूसरे किसी बंदे ने ऑब्जेक्शन किया हो, तो फिर उसके लिए फिर क्या प्रोसीजर है? उसके लिए सर, जैसे किसी ने आपने ट्रेडमार्क कराया, ठीक है ना, डिपेंड करता है ऑब्जेक्शन क्या आया है, तो उस केस में सबसे पहले रिप्लाई फाइल होता है उस ऑब्जेक्शन का।
ठीक है, आप रिप्लाई फाइल कर दोगे, उसके बाद डिपार्टमेंट उस रिप्लाई को चेक करता है कि जो हमने ऑब्जेक्शन दिया है उस रिप्लाई में जो सामने वाली पार्टी ने जवाब दिया है वो संतुष्टि लायक है या नहीं है। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि ये जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है ना, उसके ब्याह पे वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर उसको लगता है कि सही नहीं है तो वो हियरिंग देके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हियरिंग की डेट देता है। उस दिन आपकी हियरिंग होती है, उसमें आपको संतुष्ट करना होता है अधिकारी को अपने जवाब के द्वारा। जब वो संतुष्ट हो जाता है उस जवाब से तो वो आपका एक्सेप्ट कर देता है। ठीक है, ये होता है। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैंने कई सेलर्स जो भाई हैं उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि उन्होंने जब ट्रेडमार्क अप्लाई किया, जैसे नया बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, तो प्रोडक्ट वो लेकर नहीं आए, प्रोडक्ट उन्होंने कोई खरीदा नहीं ग्राउंड में, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या है कि मैं काम करूंगा तो ट्रेडमार्क ब्रांड नेम लेके सब वेबसाइट बना के बढ़िया तरह से बाजार में उतरूंगा। तो वो क्या करते हैं, तो वो जल्दबाजी में भूल जाते हैं कि प्रोडक्ट उन्होंने पहले परचेज नहीं करते और ब्रांड के लिए पहले अप्लाई कर देते हैं। नहीं तो कर सकते हैं उसमें, कोई कर तो सकते हैं, लेकिन फिर बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से क्या होता है, वो आ जाता है ऑब्जेक्शन आता है कि वो बिल मांगते हैं कि यदि आप कभी कभी लॉयर पूछता है कि भाई ये तुम बिजनेस कब से कर रहे हो, तो वो कह देते हैं भैया हम तो 1-2 साल से कर रहे हैं, तो वो उसमें डाल देते हैं, फिर उसका वो बिल मांगते हैं डिपार्टमेंट। देखिए, अब जब हम ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं दो चीज़ अप्लाई होती हैं, एक होता है प्रपोज टू यूज, एक होता है सिंस। ठीक है ना, प्रपोज टू यूज का मतलब ये है कि जिस डेट में हम अप्लाई करें उस दिन से हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। सिंस होता है कि हम भैया इस समय से यूज कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट उस जब हम सिंस डालते हैं तो उस केस में बिल्स या एविडेंस मांगता ही मांगता है, लेकिन प्रपोज टू यूज में नहीं मांगता है। प्रपोज टू यूज में तब मांगता है जब कोई सामने वाली पार्टी दावा अपोज करती है, दावा ठोकती है, तब हमें एविडेंस चाहिए होते हैं कि भैया जब से हमने अप्लाई किया तब से हम यूज कर रहे हैं, ये पार्टी हमारे बाद में आई है, इससे हमारा कोई सिमिलरिटी नहीं है, वो सब चीज़ें होती हैं। मतलब जो कोई भी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहा है वो भैया पहले बता दे कि मैं नया यानी मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा फ्यूचर में आगे, तो प्रपोज टू यूज करना है ना, प्रपोज टू यूज करना है। एक चीज बताइए, ये ट्रेड नेम और ट्रेडमार्क और ये लीगल नेम, ये बहुत कंफ्यूजन रहती है। देखो, लीगल नेम होता है एज पर पेन। अब जैसे आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आपका नाम है हेमंत, तो लीगल नेम हेमंत होगा, लेकिन फर्म नेम इन्होंने रखा हेमंत एंटरप्राइजेस, तो वो फर्म नेम हेमंत एंटरप्राइजेस होगा। लेकिन ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क है आपका ब्रांड। आप ब्रांड को रजिस्टर्ड कराते हो तो ट्रेडमार्क होता है। मान लो इनका ब्रांड नेम ABC है, ठीक है, अगर ये उस ब्रांड को रजिस्टर्ड कराएंगे तो वो ट्रेडमार्क के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगा। यानी कि फर्म नेम और लीगल नेम से उसमें कोई लेना देना नहीं? नहीं, कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मान लो कि मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है ना, रजिस्टर्ड हो जाने के बाद अब मेरे वकील को किसी दिन फोन आता है कि भैया आपका जो ट्रेडमार्क है उससे कोई मिलता जुलता किसी ने दूसरे ने रजिस्टर्ड कराया है, तो आप उस पर अपोज कर सकते हो, काउंटर अपोज कर सकते हो, अपोज की एप्लीकेशन लगा सकते हो। उसकी क्या प्रोसीजर, मैं करूंगा या मेरा लॉयर? आप खुद भी कर सकते हो और अपने एडवोकेट से भी करा सकते हो, लेकिन आप अपने एडवोकेट से कराएं क्योंकि वो नॉलेज के साथ काम करते हैं। ठीक है, और आपका जो एक्सपेंस है वो भी सिमिलर ही आएगा। रीजन है उसका क्योंकि आप जब अप्लाई करोगे तो आपको DSC अपनी अलग से अप्लाई करनी पड़ेगी, और लॉयर क्या है, उनके पास अपनी DSC होती है, उसी से वो फाइल करते हैं, तो उसमें उनका कॉस्ट और आपकी कॉस्ट सिमिलर हो जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए तो उसमें क्या है, 2700 रुपये का एक गवर्नमेंट फीस जाती है अपोजिशन लगाते वक्त। ठीक है, वो आप चालान जमा करके अपना अपोजिशन बना के कि भैया मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, ये मेरा ब्रांड है, इन्होंने ये सिमिलर ब्रांड जो भी रीजन है वो उसमें डाल के, ठीक है, उसको अपलोड करना होता है। अपलोड करने का तो उस पर अपोज लग जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर वो सामने वाली पार्टी फाइट करना चाहे तो वो लंबी फाइट चलती है, फिर हियरिंग वगैरह उसमें भी होती हैं। अच्छा। लेकिन उसमें जब आपका पहले से रजिस्टर्ड है तो वो सामने वाली पार्टी को विड्रॉ ही करना पड़ेगा अपना। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो मेरा ट्रेडमार्क है वो मैंने रजिस्टर्ड जो भी करा लिया, तो वो इंडिया में रजिस्टर्ड होता है या विदेशों में भी? हर कंट्री में अलग है। अच्छा। जो हम रजिस्टर्ड करते हैं, जो IP इंडिया है वो इंडिया की साइड है। अगर आपको US में कराना है तो USPTO है। ठीक है, हर कंट्री की अपनी ट्रेडमार्क की साइड है, तो अगर मान लो हर कंट्री का ट्रेडमार्क का चालान भी डिफरेंट है। तो मान लो जैसे मैंने इंडिया में जो रजिस्टर कराया है ब्रांड नेम, अगर मैं उसे US में रजिस्टर कराना चाहूंगा और US में पहले से किसी ने ले लिया हुआ तो नहीं मिलेगा। अच्छा,
तो ये चीज़ है। अच्छा, जैसे मान लो कि मेरे को ना ब्रांड जो है रजिस्टर्ड हो गया मेरे को, और सर्टिफिकेट भी मेरे को मिल गया, तो उस पर लिखा रहता है कि जो जो ब्रांड नेम है ये इतने समय तक वैलिड है, तो उसका क्या मतलब रहता है? सर ब्रांड जो है आपका जैसे रजिस्टर्ड हो गया 10 साल के लिए वैलिड होता है। अच्छा। 10 साल के बाद आपको रिन्यूअल कराना होता है, जिसमें 9,000 प्लस प्रोफेशनल फीस जो वकील की आपकी होगी वो होती है। फिर आपका जब आपने रिन्यूअल कराया फिर 10 साल बाद आपको फिर अगेन रिन्यूअल कराना है, मतलब वो 10 साल के लिए ही होता है। अच्छा, अगर हम ई कॉमर्स सेलर के संदर्भ में देखें, अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री प्रोग्राम है अमेजॉन का, जैसे कोई नया सेलर है उसने ब्रांड के लिए अप्लाई कर दिया है, तो यदि वो अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री में ऑप्ट इन करना चाहे तो वो कर सकता है, और उसको क्या बेनिफिट उसको मिलेंगे अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बताइए। सर जैसे आपने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया, उसके लिए आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। बस कंडीशन है आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उस केस में जो अमेजॉन है, अमेजॉन प्लेटफॉर्म जो है वो आपका ब्रांड रजिस्ट्री एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद आप अपनी स्टोर भी क्रिएट कर सकते हो अमेजॉन पे। और सीधी सी बात है, जो हमने पहले पॉइंट में बताया था कि ब्रांड रजिस्ट्री होने के बाद आपकी कोई भी लिस्टिंग मैपिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने के बाद आपको अमेजॉन पे लगाना पड़ेगा ना कि भैया हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, अप्लाइड है, तभी तो ब्रांड रजिस्ट्री वो उसी का एक पैटर्न है अमेजॉन का, ठीक है। और A+ कंटेंट का भी बेनिफिट मिल जाता है, A+ कंटेंट, हाँ, A+ कैटलॉगिंग का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। आप स्टोर भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और अपने पेज को बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हो, जो कि जेनरिक में नहीं होता है, जेनरिक प्रोडक्ट में नहीं होता, उसमें नॉर्मल लिस्टिंग होती है, नॉर्मल लिस्टिंग होती है। अपनी लिस्टिंग को हम टेक्स्ट प्लस इमेज के साथ उसमें बस अपलोड, उसको लेकिन उसकी फिर विजिबिलिटी भी इतनी नहीं आती है, और ब्रांड रजिस्ट्री होने के बाद प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी अच्छी हो जाती है, हाइक हो जाती है। ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट्स हैं। अच्छा, ये बताइए, जब हम ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं, तो ट्रेडमार्क अप्लाई करते समय जो हम प्रोडक्ट जिसमें हम उसको अप्लाई करा रहे हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट भी देना पड़ता है सैंपल के लिए? नहीं। अच्छा। आप जब ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो तो आपको अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पता, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और जो ब्रांड का नाम है, अगर कोई लोगो आपको कराना है तो लोगो, ये कॉमन डिटेल्स देनी होती है। मतलब प्रोडक्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है? नहीं, प्रोडक्ट नहीं देना होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं फुटवियर में डील करता हूँ, ठीक है, तो मैंने कोई प्रोडक्ट जो है अपना डिजाइन करवा कर उसका जो है प्रोडक्ट तैयार कराया, और लिस्ट किया उसको, और उसको मैंने लिस्ट किया। और अगर कोई दूसरा सेलर उसमें हल्की फुल्की उसमें थोड़ा चेंज करके और मेरा सेम प्रोडक्ट वो कॉपी करके बना लेता है, और उसमें मेरा जो लोगो वगैरह है उसमें से हटाकर अपना लोगो वहाँ फिट कर लेता है, तो उसके ऊपर मैं क्या कोई जो इन्फ्रिंजमेंट लगा सकता हूँ लीगली? सर उस पर जब तक नहीं लगा सकते जब तक आपकी डिजाइन रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा। जी, आईपी इंडिया के अंदर डिजाइन रजिस्ट्रेशन का अलग पैटर्न है, उसमें आपकी जो डिजाइन है वो आपको उसके पिक्स देने होते हैं और उसको डिजाइन के लिए अप्लाई करना होता है, लेकिन आप जिस डिजाइन को अप्लाई कर वो भी किसी से सिमिलर नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तभी आपको डिपार्टमेंट उसका अप्रूवल देगा। अच्छा। तभी वो डिजाइन आपकी रजिस्टर्ड होगी। जब आपकी डिजाइन रजिस्टर्ड हो जाती है उसके बाद आप जो भी आपसे सिमिलर डिजाइन बना के कराए उस पर इन्फ्रिंजमेंट लगा सकते हो। अच्छा, ये बताइए, जो ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर देखो, ब्रांड आपने का कोई ब्रांड है, मतलब आपने सोचा कि मैं अपने प्रोडक्ट का नाम रखूँगा HP। HP बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस वीडियो में, HP के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, ठीक है, HP। अब HP आपका ब्रांड हो गया, लेकिन आपका ट्रेडमार्क नहीं हुआ जब तक आपने उस ब्रांड को आपने ट्रेडमार्क आईपी इंडिया में अप्लाई नहीं किया है, जब तक वो ट्रेडमार्क नहीं हुआ। अच्छा। जब आप उसको अप्लाई कर दोगे तो वो आपका ट्रेडमार्क हो जाएगा। मतलब हमारा कोई ब्रांड नेम है जो हमने सोचा, तो जब तक उसे हम ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई नहीं कराएंगे तब तक वो ब्रांड रहेगा, लेकिन ट्रेडमार्क नहीं होगा, प्रोटेक्टेड ब्रांड नहीं होगा, वो ओनली ब्रांड होगा, ये समझ लीजिए। अच्छा, ये मेरा ब्रांड है, लेकिन अगर उसमें रजिस्टर्ड करा लूंगा तो वो हो जाएगा मेरा ट्रेडमार्क। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हमने जो हमारा ब्रांड नेम है या जो भी हमारा ट्रेडमार्क है या जो लोगो है हमारा, तो हमने वो अप्लाई तो कर दिया, लेकिन उसको हम लीगली यूज अपने प्रोडक्ट के ऊपर कब से उसे यूज करना शुरू कर सकते हैं? सर आप जिस दिन आप अप्लाई करते हो उसी दिन से आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। बस फर्क इतना है,
जब तक आपका रजिस्टर्ड नहीं हो जाता है तब तक आप अपने जो ट्रेडमार्क है वहाँ टीएम लगाओगे, लेकिन आपका रजिस्टर्ड होने के बाद आर का सिंबल आपका लग जाएगा, टीएम का सिंबल हटके। अच्छा, हाँ, वो जो आर और टीएम जो लगा लेते हैं, हाँ छोटा सा हाँ, वो बस यही डिफरेंस है, रजिस्टर्ड ब्रांड पे आर सिंबल लग जाता है, अप्लाइड ब्रांड पे टीएम लगता है। अच्छा, ठीक है। यदि हम ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद जब हम बार बार आईपी वाली जो साइट बता रहे हो आप, उस पर हम अपने ट्रेडमार्क का स्टेटस चेक करते हैं तो कभी कभी उसमें अपोज लिखा रहता है, तो इसका क्या मतलब रहता है? इसका मतलब ये है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या है, ट्रेडमार्क अप्लाई होता है, उसका डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है, उसका 4 मंथ का एक टाइम पीरियड देता है। उस 4 मंथ के पीरियड में सिर्फ अदर पार्टीज हैं, वो अगर आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना चाहें तो वो ऑब्जेक्शन नहीं लेती हैं, वो अपोज्ड करती हैं। अच्छा, तो वो अपोजिशन होता है। और कहीं रिजेक्टेड लिखा है तो उसका क्या मतलब है? रिजेक्टेड नहीं होता, रिफ्यूज होता है वहाँ पे। अच्छा, रिफ्यूज होता है। रिफ्यूज का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन लगाया, ठीक है, आपके द्वारा उस ऑब्जेक्शन का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो डिपार्टमेंट ने जो टाइम लिमिट दी थी उस टाइम लिमिट के बाद एक ऑर्डर पास किया, उसके बाद आपका ट्रेडमार्क रिफ्यूज हो गया, यानी कि अब आप उस ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको यूज करना है तो न्यू एप्लीकेशन आपको फाइल करनी होगी उसके लिए। और एक और हमने देखा है कि स्टेटस लिखा आता है कि फॉर्मेलिटी चेक पास लिखा, वो फर्स्ट स्टेप होता है। ऐसा होता है जैसे आपने एप्लीकेशन अप्लाई की तो वो एप्लीकेशन सिस्टम चेक करता है, कहीं कहीं पे डिपार्टमेंट भी चेक कर लेता है, कुछ जैसे लोगो वगैरह अपलोड होते हैं उन कंडीशंस में, ठीक है। तो वो जब वो आपकी एप्लीकेशन ओके दिखती है तो वो फॉर्मेलिटी चेक पास लिखा आ जाता है, ठीक है ना। ये होता है सिंपल सा। एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशूड का मतलब ये होता है कि भैया डिपार्टमेंट ने एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार कर ली है, वो इशूड कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेड का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो गया, रजिस्टर्ड नहीं, ओनली एक्सेप्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का मतलब कि डिपार्टमेंट ने कोई आपत्ति लगाई है, डिपार्टमेंट ने अपनी जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनाई थी उसके अंदर कोई आपत्ति लगाई है, ठीक है, तो उसमें ऑब्जेक्टेड लिखा आता है। अबेंडेंट का मतलब होता है कि भैया अपोज्ड हुआ था, अपोज्ड के केस में आपने फाइट नहीं की और डिपार्टमेंट ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया और उसमें आपका अबेंडेंट का वो आता है कि आपका ये ट्रेडमार्क खत्म हो गया। कहीं कहीं विड्रॉल लिखा आता है तो वो आप लोग खुद एप्लीकेशन विड्रॉ करते हो, उस केस में विड्रॉल लिखा आता है रजिस्टर्ड होने से पहले। ऐसे कई सारे स्टेटस हैं, आप वो डिटेल में नहीं बता सकते। अच्छा, ये बताइए कि कोई नया सेलर यदि ट्रेडमार्क फाइल कराना चाहे तो उसे टोटल खर्चा कितना आता है? अप्लाई कराने, गवर्नमेंट की फीस और जो भी फॉर्मेलिटी। देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, या इंडिविजुअली आप ट्रेडमार्क अप्लाई कराना चाहते हैं। जैसे मान लो सोलो प्रोप्राइटरशिप, जैसे कोई सिंगल सेलर है जो सिंगल सेलर है तो उसमें 4500 रुपये गवर्नमेंट फीस है, प्लस प्रोफेशनल फीस है जो आपका एडवोकेट लेगा। अलग अलग एडवोकेट अलग अलग फीस चार्ज करते हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। आप चाहें हमसे कराना चाहें तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, जो हम अपना डिस्क्रिप्शन वीडियो की लिंक में नीचे दे देंगे। तो दोस्तों, आप जो है ट्रेडमार्क के बारे में एडवोकेट जी से आप जान रहे थे, सारी क्यूरियाँ हम इन पेपर में लिख के लाए थे और आपके सभी जो है जवाब है दोस्तों हमने इनसे लेने की कोशिश की। यदि इसके अलावा भी यदि कोई आपकी क्यूरी है वो रह गई है तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे ये आपके जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों हाँ, यदि आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यदि आप ट्रेडमार्क लेकर काम करेंगे तो दोस्तों ना केवल लोगों के बीच में आपके ब्रांड को लेकर अवेयरनेस आएगी और उनका ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा, और जो अमेजोन के ऊपर यदि आप सेल करेंगे तो वहाँ पर अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री के अंतर्गत जो आपको अपना स्टोर बनाने की जो फैसिलिटी देते हैं, ए+ कंटेंट कैटलॉगिंग बनाने का जो दोस्तों देते हैं, उसमें आप टेक्स्ट और अपनी इमेजेस कंबाइन करके अपनी एक बढ़िया कैटलॉगिंग बना सकते हैं अमेजोन के ऊपर, जिससे सर भी बता रहे थे कि जो विजिबिलिटी है उनकी ए+ कंटेंट वालों की बढ़ जाती है, उन्हें ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। तो दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। यदि आपका ब्रांड बाद में ग्रो करता है, लोगों के बीच में पॉपुलर होता है, तो आप अपनी खुद की वेबसाइट फ्यूचर में बनाकर भी जो है आप सेल कर सकते हैं, या फिर आप मॉलों में जगह जगह अपने स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें फर्स्ट क्राई का, तो फर्स्ट क्राई पहले दोस्तों ये इन्हीं ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर सेल किया करता था, फिर उसका ब्रांड बना। आज दोस्तों इंडिया के बड़े बड़े शहरों में उनके खुद के अपने स्टोर हैं।
तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना दोस्तों मत जाना। और यदि आपका कोई कमेंट है तो हमें कमेंट करके बताइए। और यदि ट्रेडमार्क इनसे अप्लाई कराना चाह रहे हैं तो इनका हम नंबर और जो इनकी वेबसाइट है उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, तो आप इनके थ्रू अपना ट्रेडमार्क कराना चाहें तो करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।